एवरीवन, वेलकम बैक टू द डीसी ट्यूटर। सो फ्रेंड्स, हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो आपका यूनिट 1 है जिसमें बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक पोर्शंस हैं, उसके सारे टॉपिक्स को हमने एक एक करके डिटेल में कवर किए हैं। आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्माकोडायनेमिक पोर्शंस के बारे में। उसमें बेसिकली आज बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शंस। जो ड्रग्स होते हैं बॉडी में किन बेसिक प्रिंसिपल से एक्ट करते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब जो फार्माकोलॉजी का बैकबोन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। सो इन दोनों पोर्शंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फार्माकोडायनेमिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है फार्माकोन मिस होता है ड्रग्स, और डायनेमिक्स मिस होता है पावर। हम इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ द ड्रग इन आवर बॉडी, या इसको ये भी बोल सकते हैं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। जो ड्रग होती है वो हमारे बॉडी में क्या करती है, इस चीज की स्टडी कराती है फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, अब बात उठता है कि हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में किस चीज की स्टडीज करते हैं। सो फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स के मेनली स्टडी करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल क्यों बोला गया है? फिजियोलॉजिकल मतलब हमारे बॉडी में ड्रग्स जो है वो कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने के बाद ही जो फिजियोलॉजी में अल्टरेशन होता है, मीन्स अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। सेकंड बोला गया है बायोकेमिकल इफेक्ट। बायोकेमिकल इफेक्ट इसलिए बोला गया है कि जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं, जिसको बायोकेमिकल्स कहा जाता है, उसमें कुछ चेंजेस लाता है। चेंजेस लाता है क्यों? अपना इफेक्ट जनरेट करने के लिए। सो इसलिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। जो ड्रग्स होते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की स्टडी फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। एट ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि बोला गया कि पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम लाइक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। सेकेंड बोला गया है सब सेल्यूलर लेवल मतलब कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर जो कार्डियक सेल है उसके अंदर में जो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल अल्टरेशन करके जो ड्रग्स अपना एक्शन शो करेगा जिस मैकेनिज्म से, इन सारे चीज़ों की स्टडीज करना ही फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। ओके, सो अब बात करेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शंस के बारे में। सो ड्रग्स जो होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के प्रिंसिपल से एक्ट करते हैं हमारे बॉडी में और अपना एक्शन शो करते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है स्टिमुलेशंस। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं बाय द इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गन। जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होती है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, मींस स्टिमुलेट कर देती है और अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे कि एड्रेनलिन की अगर बात करें, एड्रेनलिन जो होता है वो हार्ट इसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर जो कार्डियोवैस्कुलर सेल है उसमें जाएगी और वो कार्डियक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी, स्टिमुलेट करेगी। कार्डियक परफॉर्मेंस मतलब वो हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसको भी इंक्रीज करेगी। अगर कुछ ड्रग जो होते हैं बॉडी के फंक्शंस को या किसी ऑर्गन स्पेसिफिक के फंक्शंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कुछ ड्रग्स ऐसे भी होंगे कि वो बॉडी के फंक्शंस को डिक्रीज भी करेंगे। सो सेकंड प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा डिप्रेशन से। इसमें क्या होता है? कुछ ड्रग्स जो होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करूं तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल है वो गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को डिप्रेस करेगी, जो बेसिकली गैस्ट्रिक पैरेटल सेल को डिप्रेस करेगी, जिससे गैस्ट्रिक का सिक्रीशन डिक्रीज होगा। उसी तरह जो बार्बिट्यूरेट्स जो ड्रग्स होते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स क्लास के ड्रग्स जो होते हैं
वो ब्रेन के किसी स्पेसिफिक सेल को डिप्रेस करेगी, जिससे कि सेडेशन कॉज होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इरिटेशंस। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो बॉडी में इरिटेशन प्रोड्यूस करके अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिकल्स एजेंट होते हैं जिसको हम लोग स्किन में अप्लाई करते हैं। स्किन में अप्लाई करने के बाद वो स्किन के जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पे उसको अप्लाई किया गया है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई किया गया है, वहाँ पे एक इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। इरिटेशन मतलब वहाँ पे हल्का सा इचिंग होगी, हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होगा, ऐसे इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। ऐसा जो टॉपिकल प्रिपरेशन इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं, इसको जानते हैं काउंटर इरिटेंट नाम से। और पहले इरिटेशन प्रोड्यूस करने के बाद वो फिर वहाँ पर्टिकुलर एरिया के पेन को से रिलीफ प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, मिथाइल सैलिसाइलेट हो गया, ये एक काउंटर इरिटेंट ड्रग है जो अपना एक्शन शो करता है, पहले इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद फिर इसे बेसिकली लिया जाता है पेन रिलीफ के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बाय द रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें किसी ऑर्गन्स की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ पर्टिकुलर इंडोजिनस सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं बॉडी के लिए। सो उस केस में उस पर्टिकुलर जो इंडोजिनस सब्सटेंस की पूर्ति करने के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो जिन पर्सन्स को डायबिटीज मेलाइटस रहता है, उनके में इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियास। उस केस में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन की इंजेक्शंस ह्यूमंस के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। क्यों इंसुलिन की इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है? क्योंकि जो पेशेंट है उसके बॉडी में इंसुलिन जितना अमाउंट में चाहिए नहीं उतना नहीं बन रहा है, या तो फिर बिल्कुल नहीं बन रहा है। सो रिप्लेसमेंट थेरेपी से उसको ट्रीट किया जाता है। सो इंसुलिन जो होता है वो रिप्लेसमेंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइटोटॉक्सिक एजेंट। जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं वो सेलुलर लेवल पे वर्क करता है। सेलुलर लेवल मतलब जो सेल होता है उसको किल करता है। अब ये सेल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक जो बाहर से आए पैथोजन का सेल हो सकता है जो बॉडी में अटैक किया रहता है, और दूसरा होता है हमारे बॉडी का जो कैंसरस सेल पे। इन दोनों ही केस में जो ड्रग्स होते हैं वो इस सेल को किल कर देता है, या इस सेल के लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है और इस सेल को किल कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए, वो इस प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करता है। जितने भी ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर में, या फिर इस होल यूनिवर्स में जितना भी ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे ड्रग्स इन्हीं पांचों प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्ट करते हैं। पांचों प्रिंसिपल में से किसी एक प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्ट करेंगे। इनके अलावा कोई अदर प्रिंसिपल्स नहीं होता है ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के लिए, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शंस के लिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस के बारे में। सो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस, आप फार्माकोलॉजी में किसी भी ड्रग्स का अगर एग्जाम्स में पूछा रहेगा उसके बारे में बोलने के लिए, तो उसमें एक चीज कॉमन रहता है कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग्स। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बेसिकली होता क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और सेकंड है रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। जैसे कि नाम से है कि नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंड रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड में यहाँ पे रिसेप्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, रिसेप्टर मीडिएटेड में रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, रिसेप्टर के बिना यहाँ कुछ काम नहीं होगा। सो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। सो इसमें आएंगे, सबसे फर्स्ट आएगा बाय द फिजिकल एक्शंस, सेकंड आएगा बाय द केमिकल एक्शन, थर्ड आएगा थ्रू द एंजाइम, फोर्थ आएगा थ्रू द आयन चैनल, फिफ्थ आएगा थ्रू द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंड सिक्स्थ आएगा थ्रू द ट्रांसपोर्टर्स, एंड सेवेंथ आएगा सम अदर्स फैक्टर्स। सो इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। सो इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद ये अपना आगे का एक्शन शो करेगा। यहाँ पे कुछ बीच में इंटरमीडिएट मैकेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट मैकेनिज्म जो ड्रग्स होता है वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। सो हम लोग बात करते हैं
नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बाय द फिजिकल एक्शंस। सो फिजिकल एक्शंस मतलब जो ड्रग्स है वो किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। जैसे कि पहला बात करेंगे हम लोग ऑस्मोसिस के। ऑस्मोसिस इसमें मेनली जो ड्रग्स होते हैं मैनिटॉल जो होता है वो इसके थ्रू एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो मैनिटॉल जो होता है वो बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि इन केस ऑफ सेरिब्रल ओडेमा में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग हो जाता है मतलब कि स्वेलिंग क्यों हो जाती है, बॉडी में जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे वाटर का रिटेंशन हो जाता है। सो वाटर को बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायूरेसिस करना पड़ेगा। डायूरेसिस मतलब वाटर को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। सो ये मैनिटॉल क्या करता है, वहां पे जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है सेल के बाहर में, तो जो सेल के अंदर में जितना कंपोनेंट रहता है वो थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के बाहर जाने लगता है। सेम उसी तरह होता है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारे आई बाल होता है वो सूख जाता है, उसके ऊपर जो होता है वो जो टीयर्स नहीं का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो टीयर का फॉर्मेशन नहीं होता है तो सेम जो मैनिटॉल होता है वहां पे भी जाके ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है। जो सेल के अंदर जो वाटर रहते हैं वो बाहर आके टीएस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मींस क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में जो एक पर्टिकुलर जो ड्रग्स रहेंगे इसको बेसिकली यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग पॉइजनिंग के लिए। सो एड्जॉर्बेंट यूज करते हैं, एड्जॉर्बेंट लाइक चारकोल, ये चारकोल का पार्टिकल्स हो गया, इसको अपने बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे। बॉडी में इंजेक्ट कराने के बाद ये जाएगा तो फिर इसमें जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो पॉइजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो इसमें एड्जॉर्ब हो जाएंगे। एड्जॉर्ब मतलब एडहियर हो जाएंगे इसके सरफेस पे एडहियर होके ये एक इनर्ट सब्सटेंस फॉर्म कर लेंगे। इनर्ट सब्सटेंस फॉर्म करने के बाद बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट मींस मतलब जो कफ सिरप जो होता है उसका मेनली एक्शंस होता है डिमल्सेंट टाइप का। सो इसमें क्या होता है, ये हमारा जो फेरेंजाइटिस हो गया समझ लो, इसमें इरिटेशंस हो रहे हैं तो जो हमारा जो डिमल्सेंट होता है, डिमल्सेंट एक लेयर इसके ऊपर एक थिन लेयर प्रोड्यूस कर देता है। थिन लेयर प्रोड्यूस करके एक सूदिंग इफेक्ट कर देता है। सूदिंग इफेक्ट देता है, देखिए अपना एक्शन शो करता है लाइक जो कफ सिरप है, सूदिंग इफेक्ट ऑफ द फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि रेडिएशन इमिट करते हैं और रेडिएशन इमिट करने के बाद सेल को किल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए रेडियो आइसोटोप होते हैं, वो हाइपरथायराइडिज्म के लिए यूज होता है। जैसे कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन 131, ये रेडिएशन इमिट करते रहते हैं और इन्हीं रेडिएशंस के थ्रू जो इंक्रीज जो ऑर्गन्स रहता है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। इस केस में उसको बाय द रेडिएशन थेरेपी ठीक करते हैं ये। नेक्स्ट है बाय द केमिकल एक्शंस। सो केमिकल एक्शंस में भी दो टाइप से होते हैं। एक है एंटासिड्स। एंटासिड्स जो ड्रग्स होते हैं, एंटासिड्स बेसिकली गैस्ट्रिक पीएच को कम करने के लिए यूज किया जाता है या फिर पेप्टिक अल्सर के केस में यूज किया जाता है। एंटासिड का बेस्ट एग्जांपल है इनो। इसमें एक और एंटासिड, जैसे कि इसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी मींस स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर जाने के बाद ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, ये सोडियम आयन एंड HCO3 मींस कार्बोनेट आयन। ठीक, अब हमारे स्टमक में क्या रहता है, एसिडिक पीएच रहता है, एसिड रहता है मींस वहां पे क्या रहता है, प्रोटॉन्स रहते हैं। प्रोटॉन्स रहते हैं तो वो प्रोटॉन्स H प्लस फॉर्म में रहते हैं। सो ये प्रोटॉन्स यहाँ मिलके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे H2CO3। ये फिर फर्दर डिवाइड होगा तो यहाँ ये बना लेगा H2O मींस वाटर, और ये और एक कंपाउंड बनाएगा CO
H2 कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो वाटर और यहाँ पे जो सोडियम है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है, सॉरी ठीक। तो यहाँ पे जो H2 है वो H2 वाटर बनेगा तो यहाँ पे जो HCl है उसको डाइल्यूट करेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थ्रू द इसोफेगाइटिस ये बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप एंटासिड जैसे इनो लेते हैं तो आपको डकार्स आती हैं। ओके, नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट भी एक केमिकल एजेंट होते हैं जो कि हैवी मेटल्स होते हैं उसको उसके टॉक्सिसिटी के केस में इसको यूज करते हैं। तो चिलेटिंग एजेंट बेसिकली क्या करते हैं, चिलेटिंग एजेंट जैसे कि ADTA हो गया या बाल हो गया, ये हैवी मेटल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। चिलेटिंग एजेंट प्लस हैवी मेटल्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्सों के वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। एक बार इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है और बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो डाइमर के प्रॉल, जो जिसको ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड के नाम से जानते हैं, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग में यूज होता है। इसमें EDTA भी यूज होता है। सेकंड है डेस्फेरॉक्सामिन जो आयरन पॉइजनिंग के लिए यूज होता है, और थर्ड है डीपेनिसिलामिन जो कि कॉपर पॉइजनिंग के लिए यूज होता है। हमारा थर्ड एक्शन है थ्रू द एंजाइम्स। सो थ्रू द एंजाइम्स मतलब इसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को आइदर इंक्रीज कर देती है या फिर डिक्रीज कर देती है। सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। तो दो टाइप्स के एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होता है और सेकंड होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक टाइप्स का इनहिबिटर होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ, जैसे कि जो एंजाइम्स के साथ फॉर्मेशन करके किसी टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने में इंटरप्टमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक एंजाइम है, एक एंजाइम जो है ये कब एक्टिवेट होगा, जब इसके लिए एक इस शेप का पर्टिकुलर सब्सट्रेट इसके साथ आके बाइंड होगा, तब ये एंजाइम अपना प्रोडक्ट देगा। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के केस में ये जो सब्सट्रेट के को रिप्लेस करके इसी सब्सट्रेट शेप का कोई ड्रग्स जो होता है वो इस एंजाइम्स के साथ आके बाइंड अप होता है, जिससे कि ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। उसी तरह अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ड्रग की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंजाइम्स है और ये उसका नॉर्मल बाइंडिंग साइट होता है। ये बाइंडिंग साइट्स पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आके बाइंड हो जाते हैं, जिससे कि जो सबस्ट्रेट होता है वो अपने जगह में आके बाइंड नहीं होता है और फर्दर सेलुलर रिस्पांस नहीं मिल पाता है। उसी तरह नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में जो ड्रग्स होते हैं वो किसी अदर साइड पे आके बाइंड करता है, और बाइंड होने के बाद एंजाइम्स का जो शेप होता है उसमें चेंजेस ला देते हैं। एंजाइम्स के शेप में चेंजेस होने की वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम्स में बाइंड नहीं हो पाता है, फर्दर रिजल्टिंग ये जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। मीन्स जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो, इन दोनों का बाइंडिंग साइट अलग होती है लेकिन एक्शंस दोनों का सेम होते हैं। दोनों का पर्पस होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको नहीं बनने देना। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ द एंजाइम दैट एंड देयर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो मेनली फर्स्ट है कोलिन एस्टरेज। जो कोलिन एस्टरेज एंजाइम है इसका एंडोजेनस सब्सट्रेट कौन सा है, एसिटाइल कोलिन। इसको एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करने के लिए मेनली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर दिया जाता है फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन। तो फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन को रिप्लेस कर देता है और कोलिन एस्टरेज से ये ड्रग्स आके बाइंड कर जाते हैं। सेम उसी तरह मोनो अमीनो ऑक्सीडेज ए या माओ ए, ये बेसिकली केटाकोलामिन्स इसका एंडोजेनस सब्सट्रेट है, लेकिन जो मैक्लोबेमाइड जो होता है वो केटाकोलामिन्स को रिप्लेस करता है और ये अपना आके यहाँ पे बाइंड अप करता है। सेम उसी तरह ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं ये एंजाइम्स को के सबस्ट्रेट को रिप्लेस करके एंजाइम्स में जाके बाइंड अप करते हैं और एंजाइम इनहिबिशन अपना एक्शन शो करते हैं। अब इस पेज का आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम एंड देयर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में कोई सबस्ट्रेट का एक्शन नहीं होता है, जो क्योंकि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो बाइंडिंग साइट्स के अदर साइड में, मतलब जहाँ पे ड्रग या सबस्ट्रेट बाइंड होता है वहाँ पे बाइंड नहीं होता है, किसी अदर साइड पे जाके बाइंड करता है और जो एंजाइम्स के शेप में चेंजेस ला देता है। उस शेप में चेंजेस होने की वजह से जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम से बाइंड नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो ड्रग है उसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एसिटाजोलामाइड, साइक्लोऑक्सीजिनेज जिसको कॉक्स के नाम से जानते हैं, कॉक्स। इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एस्पिरिन, इंडोमिथाइल, मतलब जितने भी NSAIDs ड्रग्स हैं वो कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं। तो इसको इसी वजह से बोला जाता है कॉक्स इनहिबिटर्स, क्योंकि इस एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। उसी तरह ये बाकी के और सारे जो ड्रग्स हैं वो किसी न किसी एंजाइम्स को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिट्स करते हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है थ्रू द आयन चैनल। सो थ्रू द आयन चैनल इसमें जो ड्रग्स होता है वो डायरेक्टली आयन चैनल से बाइंड होगा। आयन चैनल से बाइंड होने के बाद जो आयन का फ्लो है थ्रू आउट द सेल उसमें चेंजेस लाते हैं, और आयन का जब सेल में फ्लो में चेंजेस आएगा तो सेल की एक्टिविटी में भी चेंजेस आएगी। जैसे कि जो ब्लॉकर्स जो ड्रग होते हैं वो आयन चैनल्स पे आके बाइंड करते हैं और आयन चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, मतलब ये चैनल जो होता है वो बंद हो जाता है, और चैनल बंद होगा तो फिर यहाँ से ना तो आयन बाहर जा पाएगी ना अंदर आ पाएगी। उसी तरह जो ओपनर जो ड्रग है वो आयन चैनल पे यहाँ पे बाइंड होके इस बाइंड अप होगा, बाइंड होने के बाद जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाएगा, जिससे आयन जो बाहर या अंदर आ जा सकेगी। एग्जांपल्स के लिए अगर बात करूं तो क्विनिडीन जो ड्रग होता है वो मायोकार्डियल, मतलब जो कार्डियक पे कार्डियक सेल पे सोडियम प्रेजेंट रहता है, सोडियम चैनल उसको ब्लॉक करता है। उसी तरह डोफेटिडिल और एम्योटेरॉन जो ड्रग्स होते हैं वो मायोकार्डियल डिलेट रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करता है। निफेडिपिन जो ड्रग होते हैं वो एल टाइप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल को ब्लॉक करता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थ्रू द ट्रांसपोर्टर। सो हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स में पढ़ा है कि कुछ ड्रग्स होता है वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सेल के अंदर जाते हैं। सो उसी टाइप का यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिस ट्रांसपोर्टेशन को ड्रग जो होता है कुछ ड्रग्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे कि अगर बात करूँगा तो डिसिप्रामिन एक कोकेन जो न्यूरोनल अपटेक ऑफ द नॉर एड्रेनालिन को ब्लॉक करते हैं विथ नॉर एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर, और दूसरा है फ्लुआक्साटिन जो कि इनहिबिट करता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन के ट्रांसपोर्ट को। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये देखो ये न्यूरोनल सेल है, यहाँ पे ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है। यहाँ से ट्रांसमिशन होता है, तो यहाँ पे दो रिसेप्टर्स रहते हैं, एक तो ये प्री गैंग्लियोनिक सेल पे भी रिसेप्टर्स रहेगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल पे रिसेप्टर्स रहेगा। अब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर रहता है, ट्रांसपोर्टर सेल। सो जो ड्रग्स होते हैं ये 5-HT क्या होता है, यहाँ से रिलीज होने के बाद या तो यहाँ पे बाइंड करता है या फिर रिटर्न यहाँ पे बाइंड करता है। यहाँ पे डिग्रेडेशंस भी होते हैं ड्रग्स का। डिग्रेडेशन होने के बाद ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं यहाँ से अपटेक कर लेते हैं। सो जो हमारा जो ये ट्रांसपोर्टर टाइप का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला जो पार्ट है उसमें क्या होता है, जो ड्रग्स होता है वो इस पोर्शंस पे अपना एक्ट करता है, इस पोर्शंस को ब्लॉक कर देता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इनहिबिट हो जाता है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे तब। नेक्स्ट है थ्रू द एंटीबॉडी प्रोडक्शंस। इसमें कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स मतलब लाइक वैक्सीन्स हो गया। वैक्सीन्स जो होते हैं वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे, फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शंस होगा, फिर वो एंटीबॉडी जो है वो एक्शन शो करेगी। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए
जो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट के ये वैक्सीन यूज़ करते हैं, बीसीजी का, जैसे पोलियो का वैक्सीन यूज़ करते हैं। सो ये वैक्सीन क्या करते हैं, बॉडी में जाने के बाद जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इस पर्टिकुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करवाता है या फिर स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के सिंथेसिस के लिए। एक बार एंटीबॉडी सिंथेसिस हो जाता है, फिर फ्यूचर में ये इसी टाइप का अगर कोई सिमिलर पैथोजेंस बॉडी में आता है तो वो एंटीजन उस पैथोजन से बाइंड अप होके उसको किल कर देता है। नेक्स्ट है अदर्स टाइप्स के भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर जो ड्रग्स होते हैं वो लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड, ये जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से बाइंड अप करते हैं। न्यूक्लिक एसिड से बाइंड करने के बाद अपना एक्शन शो करते हैं। अभी तक हमने जो बात किया, ड्रग जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे या आयन चैनल्स पे एक्ट करेंगे या केमिकल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, एंजाइमेटिक एक्शन देंगे। सो इस केस में जो ड्रग्स होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बाइंड करता है। और एक और एग्जांपल है, इसमें जो ड्रग्स लाइक कोल्चिसिन जो ड्रग होता है वो ट्यूबलिन से बाइंड करता है, जो कि प्रिवेंट करता है माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, जो कि यूजफुल होता है ट्रीटमेंट ऑफ द गाउट में। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।